क्या कभी ये ख्याल आया है कि कविता आखिर इतनी जरूरी क्यों है, या आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इसकी जगह क्या है? आज हम 19वीं सदी के एक बहुत बड़े विचारक मैथ्यू आर्नल्ड की दुनिया में चलेंगे, जिनका ये मानना था कि कविता ही इंसानियत का भविष्य है। चलिए उनके इस बेहद दिलचस्प और क्रांतिकारी विचार को जरा गहराई से समझते हैं। तो आर्नल्ड अपने निबंध की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। वो एक ऐसे दौर में लिख रहे थे जहां विज्ञान और तर्क धर्म की बुनियाद को चुनौती दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई, अगर हमारा विश्वास हमें सहारा नहीं दे सकता तो फिर क्या देगा? और इसका जवाब वो कुछ इस तरह से देते हैं। ये एक ऐसा दावा था जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही साहसिक था। उनका मानना था कि कविता ही वो ताकत है जो धर्म की खाली हो रही जगह को भरेगी। मतलब कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को समझने, सहारा देने और सुकून देने का काम करेगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर कविता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जब मैथ्यू आर्नल्ड कविता कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ लय में कहे गए कुछ शब्द नहीं थे। उनके लिए इसका मतलब कुछ बहुत ही गहरा था। और ये जो परिभाषा है, यही उनके पूरे तर्क का आधार है। कविता जीवन की आलोचना है। इसका मतलब है कि कविता जिंदगी को देखती है, उसे परखती है और फिर उस पर एक टिप्पणी करती है, वो भी सच्चाई और सुंदरता के कड़े नियमों के तहत। एक तरह से ये हमें दिखाती है कि जीना क्या होता है। अच्छा, ये तो मान लिया कि कविता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर अगला सवाल आता है, ये कैसे तय हो कि कौन सी कविता महान है और कौन सी उतनी नहीं? इसके लिए आर्नल्ड ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाया। और ये सवाल वाकई मुश्किल है कि नहीं? क्योंकि कला तो बहुत ही पर्सनल चीज होती है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ और। लेकिन आर्नल्ड का मानना था कि महानता को मापने का एक ठोस तरीका होना चाहिए, और उनका हल था मशहूर टचस्टोन मेथड। जरा सोचिए, कितना सरल और साथ ही कितना शक्तिशाली आइडिया है ये। जैसे एक सुनार कसौटी पत्थर पर सोना घिसकर उसकी शुद्धता परखता है, बिल्कुल वैसे ही किसी नई कविता को परखने के लिए उसे इतिहास के महान कवियों की पंक्तियों के सामने रखकर देखना चाहिए। क्या वो उस स्तर पर खरी उतरती है? तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई नई कविता पढ़ी जा रही है। आर्नल्ड कहते हैं कि उसकी कुछ पंक्तियों को शेक्सपियर के किसी सोनेट या होमर की किसी लाइन के बगल में रखकर महसूस करना चाहिए। क्या उसमें वही गहराई, वही सच्चाई और वही खूबसूरती नजर आती है? ये अपनी पसंद नापसंद से आगे जाकर कला के असल मूल्य को परखने का एक तरीका है। तो सवाल उठता है कि ये गुरु, ये मास्टर्स हैं कौन? किसके काम से तुलना की जाए? तो आर्नल्ड के हिसाब से ये हैं होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन। ये वो कवि थे जिन्होंने पोएटिक एक्सेलेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए। हाँ, इस लिस्ट पर बहस हो सकती है और हुई भी है, लेकिन आर्नल्ड के लिए तो यही वो शिखर थे जिनकी कसौटी पर हर कविता को परखा जाना था। अब इसके बाद आर्नल्ड कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर कविता को परखते वक्त कुछ धोखे खा जाते हैं, जिन्हें उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। तो वो कहते हैं कि कविता को परखते वक्त 3 तरह के धोखे हो सकते हैं। पहला है हिस्टोरिक एस्टिमेट, यानी किसी कवि को सिर्फ इसलिए महान मान लेना क्योंकि वो अपने दौर में बहुत अहम था। दूसरा है पर्सनल एस्टिमेट, जो कि बस अपनी निजी पसंद नापसंद पर टिका होता है। आर्नल्ड कहते हैं कि ये दोनों तरीके गलत हैं। सही तरीका है रियल एस्टिमेट, जो कविता को उसके अपने अंदरूनी गुणों और काव्य उत्कृष्टता के आधार पर परखता है। तो ये असल गुण है क्या? मतलब कौन सी चीज एक कविता को सच में महान बनाती है? इसका भी आर्नल्ड के पास एक बहुत ही साफ जवाब था। और ये जो लाइन है, ये उनके पूरे सिद्धांत का दिल है, उसका सार है। सबसे अच्छी कविता में 2 चीजें होनी ही चाहिए, हाई ट्रूथ यानी ऊंचा सत्य, और हाई सीरियसनेस यानी ऊंची गंभीरता। इसका मतलब है कि कविता को जीवन के बारे में कुछ गहरा और सच्चा कहना चाहिए, और उसे पूरी संजीदगी के साथ कहना चाहिए। यहाँ हाई सीरियसनेस या ऊंची गंभीरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कविता बोरिंग हो या दुखी हो। नहीं, इसका मतलब है कि कवि जिंदगी की गहराइयों को, उसकी उलझनों को समझता है। उसके पास एक नैतिक नज़र है और वो हल्के पुल्के विषयों से ऊपर उठकर जिंदगी के बड़े सवालों से टकराता है। तो कुल मिलाकर महान और साधारण कवियों में फर्क बस यही है। एक साधारण कवि शायद सुंदर शब्द लिख दे या अच्छी भावनाएं जाहिर कर दे, लेकिन एक महान कवि इन सभी चीजों को, यानी सत्य,
भावना, सौंदर्य और गंभीरता को एक साथ मिलाकर कुछ ऐसा रचता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं आर्नल्ड के विचारों के उस शिखर पर जहां वो बताते हैं कि कविता का असली आखिरी मकसद क्या है। और ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? एक बात तो आर्नल्ड बिल्कुल साफ कर देते हैं कि कविता सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। नहीं, इसका मकसद बहुत ऊंचा है। ये जिंदगी के लिए एक आईने की तरह काम करती है। हमें दिखाती है कि हम कौन हैं। ये जीने का तरीका सिखाने वाली एक गाइड भी है जो हमें नैतिकता और हिम्मत सिखाती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमारी रूह को, हमारी आत्मा को ताकत देती है, उसे ऊपर उठाती है। और अपने निबंध के आखिर में आर्नल्ड एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कहते हैं। उनका मानना था कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसानियत को हमेशा कविता में ही एक सच्चा और मजबूत सहारा मिलेगा। एक ऐसा सहारा जो कभी धोखा नहीं देगा। और यही सवाल आज हमारे लिए भी है। आर्नल्ड ने ये सारी बातें 1880 में कही थीं। आज की दुनिया में जहाँ सिनेमा है, म्यूजिक है, इतना सारा डिजिटल कंटेंट है, क्या कविता आज भी वो भूमिका निभा सकती है जिसकी बात आर्नल्ड ने की थी, या फिर उसकी जगह किसी और कला ने ले ली है? ये सोचने वाली बात